हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारा चला हुआ है। पार्ट नंबर 6 करेंगे आज। टॉप 70 क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा ये मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। आपको 1 to 5 पार्ट अगर देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और लगभग इसमें सारा मध्यकालीन भारत का इतिहास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, पुराना किला किसने बनवाया? तो पुराना किला शेरशाह ने बनवाया। किसने बनवाया? शेरशाह ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो कौन से राजा के राजकवि थे? कौन? पंडित राज जगन्नाथ। ये थे अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा शाहजहां। शाहजहां के जो थे पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के राजा थे, राजा के राजकवि थे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो ऐसा कौन सा स्मारक है जो गुलाबी रंग का है? ताजमहल, मोती महल, हवा महल या मुमताज महल? तो इसका आंसर रहेगा हवा महल जो है हमारा वो गुलाबी रंग का है। क्वेश्चन नंबर 4, जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्रा की उपाधि दी गई? तो किसकी दी गई? किसको दी गई? बिशन दास या फिर मनोहर या फिर मंसूर या फिर दौलत? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा मंसूर को दी गई यह उपाधि। कौन सी? नादिर उल अस्त्रा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन नक्षत्रों को जोड़ता है? कौन से 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट है, जो पहले वाले हमने वीडियो की है उसमें भी ये आया था। तो लाहौर को और पूर्वी बंगाल को जोड़ता है क्या? हमारा शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड, लाहौर और पूर्व बंगाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6, 17वीं शताब्दी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो 17वीं शताब्दी में किसने गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया? शिवाजी, चंगेज खान या फिर शेरशाह सूरी या महाराणा प्रताप? तो शिवाजी ने करा था। यह हमारा इसका आंसर रहेगा ए, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 7, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में कौन सा जो विदेशी यात्री है वो भारत में आया था? तो थॉमस रो या इब्न बतूता या फिर विलियम हॉकिंस या फिर मोनुक्की? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 7 का आंसर हमारा रहेगा मोनुक्की थे, जो वो शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे, मोनुक्की। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा स्मारक पत्थरों का सोपन, क्या पत्थरों का सोपन के रूप में जाना जाता है? चार मीनार, सांची स्तूप, अजंता गुफा या पंचमहल? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 8 का आंसर रहेगा पंचमहल को हम पत्थरों का सोपन भी कहते हैं। पत्थरों का सोपन किसको कहते हैं? पंचमहल को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? कौन से सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा रहेगा गुरु रामदास ने सिख गुरु जो थे गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी, गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 10, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक या फिर हजरत ख्वाजा या फिर सी नसीरुद्दीन चिराग या फिर डी बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 10th का आंसर हमारा रहेगा शेख मुबारक जो है शेख मुबारक के सूफी संत के पुत्र थे। कौन? अबुल फजल शेख मुबारक सूफी संत के पुत्र थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा या फिर फतेहपुर सीकरी, आगरा, इलाहाबाद? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 11th का आंसर रहेगा सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ये 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर की दीन ए इलाही को
उनकी जो है मूर्खता का, न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। ठीक है, मूर्खता का कहा है, बुद्धिमत्ता का स्मारक नहीं कहा है। तो निम्नलिखित में से किस लेखक ने कहा है? इसने बदायूनी या फिर बर्नी या फिर सी विसेंट स्मिथ या फिर D.W. हैग। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 12th का हमारा आंसर रहेगा विसेंट स्मिथ ने ऐसा बोला है कि जो दीन-ए इलाही है, अकबर की जो दीन-ए इलाही है वह मूर्खता का है, न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो जो 1665 में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। तो उसका उद्देश्य क्या था, प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, या शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, या फिर शिवाजी को धोखा देना, या शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली बनाना। तो क्या इसका रहेगा? पुरंदर की संधि में क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर रहेगा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना था। क्या था? शिवाजी और जो बीजापुर के सुल्तान थे उनके बीच विवाद के बीज बोना था इसका पुरंदर संधि का उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो भारत में जो मनसबदारी प्रथा है वह किसने शुरू की थी? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। तो किसने स्टार्ट की थी? ये की थी अकबर ने। मनसबदारी जो है यह प्रथा अकबर ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 15, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में मुगल दरबार है उसमें आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पॉल कैनिंग, या फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस, या फिर विलियम एडवर्ड, या फिर रॉल्फ फिच। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 15th का हमारा आंसर रहेगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस तो जहांगीर के काल में जो है मुगल दरबार में पहले अंग्रेज थे जो आए थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्यकालीन भारत में सबसे पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किस शासक ने किया? तो सबसे पहले जो है युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किस शासक ने किया? बाबर ने, शेरशाह सूरी ने, या इब्राहिम लोदी ने, या फिर अकबर ने। तो किसने किया था? 16 का आंसर रहेगा बाबर ने है पहली बार जो है तोपों का इस्तेमाल किया था युद्ध में, बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुके हैं हमारे। 17 पर चलते हैं। उससे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो जो औरंगजेब थे कौन से वंश के शासक थे? नंद वंश के, मुगल वंश के, मौर्य वंश के, हर्यक वंश के। तो 17 का क्या आंसर रहेगा हमारा? 17 का आंसर रहेगा मुगल वंश के शासक थे औरंगजेब, मुगल वंश के शासक थे। अकबर के शासनकाल में खालिस्तान सेनापति था। तो अकबर के शासन काल में कौन सेनापति थे? सुल्तान अहमद फवाद, या सूरी मोजा, या फिर मीर खास, या मीर बख्शी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 18 का हमारा आंसर रहेगा मीर बख्शी थे। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे किस वंश के शासक थे? नंद वंश के, हर्यक वंश के, मौर्य वंश के, मराठा वंश के। तो 19th का आंसर रहेगा जो है वो छत्रपति शिवाजी मराठा वंश के शासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 20, पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल कहाँ पर स्थित है? हवा महल में, फतेहपुर सीकरी में, ग्वालियर का किला में, या आगरा का किला में। तो पंचमहल कहाँ पर स्थित है? पंचमहल है 20 का आंसर रहेगा फतेहपुर सीकरी। पंचमहल है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? आगरा में, लाल किला, हवा महल, या दिल्ली में, या फतेहपुर सीकरी में। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? बुलंद दरवाजा हमारा है बुलंद दरवाजा हमारा है फतेहपुर सीकरी।
कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाजा और पंचमहल दोनों फतेहपुर सिकरी में है, दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत की दूसरी लड़ाई में किन दो सेनाओं के बीच लड़ाई हुई थी? तो किन दो सेनाओं के बीच लड़ाई थी? बाबर और लोधी साम्राज्य, या फिर बाबर और राणा सांगा, या फिर अकबर और हेमू, या फिर अकबर और मेवाड़ के राणा। तो 22 का आंसर रहेगा अकबर और हेमू के बीच में हुई थी यह लड़ाई। तो आपको याद रखना है ये वाली जो पानीपत की तीनों लड़ाई है, मैं डिटेल में इसे पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो तीनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो 23 क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 क्वेश्चन क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर और लोधी साम्राज्य, बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, अकबर और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? इसका आंसर हमारा रहेगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, 24 क्वेश्चन देखते हैं। आमेर का किला किसने बनवाया? तो आमेर का किला किसने बनवाया? अकबर ने, राजा मानसिंह ने, उदय सिंह ने, राणा प्रताप ने। तो आमेर का किला किसने बनवाया? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 24 का राजा मानसिंह ने जो है आमेर का किला बनवाया। राजा मानसिंह ने आमेर का किला बनवाया। क्वेश्चन नंबर 25, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे, तो कौन थे? राजपूत, मुगल, खिलजी या तुगलक। तो क्या रहेगा आंसर? ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। कौन? 25 का आंसर रहेगा हमारा मुगल। मुगल थे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्क के शासक तैमूर के परवर्ती थे मुगल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो कौन सा जो गुरु है वो हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? गुरु अंगद देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अमरदास। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 26 का आंसर रहेगा गुरु तेग बहादुर थे, जो कि गुरु तेग बहादुर थे सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। गुरु तेग बहादुर हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। 27 क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। हुमायूं का जो है मकबरा है वो है हमारा कहाँ पर? 27 का आंसर रहेगा हमारा नई दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली में। 28 क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? हुमायूं को, तैमूर लंग को, नादिर शाह को, अहमद शाह अब्दाली को। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? 28 का आंसर रहेगा हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? हुमायूं को पराजित किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 28 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, या फिर नॉर्मन फोस्टर, या फिर सी हेनरी इरविन, या फिर डी उस्ताद गनी उत्तुबुद्दीन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 29 का आंसर रहेगा हमारा उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल के वास्तुकार रहे हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल के वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 30, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऐसे कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने आगरा से दिल्ली ले गए राजधानी को? तो हुमायूं, बाबर, औरंगजेब या फिर शाहजहाँ। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 30 का आंसर रहेगा हमारा शाहजहाँ थे जो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की राजधानी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? लाहौर, पटना, अमृतसर या आनंदपुर साहिब। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 31 का आंसर रहेगा आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा हुई आनंदपुर साहिब, उन्होंने वहीं फारसी सीखी आनंदपुर साहिब में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर।
तो किसने किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 32 का आंसर रहेगा बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। 33 क्वेश्चन, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो अकबर के समय जो मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? पंजाब, काबुल, हिंदू कुश या सिंध? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 33 का हमारा रहेगा हिंदू कुश जो है ये है पश्चिमोत्तर की सीमा। ठीक है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा हिंदू कुश थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो जो महाभारत थी उसको फारसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया, तो यह किस नाम से जानी जाती है? रेख्ता या फिर रिसाला ए हक नामा या रजमनामा या फिर डी सफीनत उल ओलिया? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 34 का हमारा आंसर रहेगा रजमनामा। रजमनामा के नाम से महाभारत को फारसी में जो अनुवाद हुआ था उस नाम से जाने जाते हैं, रजमनामा के। ठीक है फ्रेंड्स, 34 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम देते हैं, जीके एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर जॉब के लिए कोई भी एग्ज़ाम देते हो, हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप अगर 1 से 2 बार वीडियो को सुन लेते हो तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। 35 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो ऐसा कौन सा विदेशी देश था सबसे पहले जो भारत के साथ व्यापार में लग गया था? इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल। तो 35 का आंसर क्या रहेगा हमारा? पुर्तगाल थे, जो कि विदेशी देशों में पुर्तगाल थे जिन्होंने भारत के साथ व्यापार किया था। क्वेश्चन नंबर 36, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र या कल्याणी या फिर वारंगल या फिर देवगिरी? तो कहाँ भी यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? 36 का आंसर अपना रहेगा देवगिरी में। कहाँ? यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या बप्पा रावल ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर 37 का? तो इसका आंसर रहेगा राणा कुंभा। तो क्या रहेगा इसका आंसर हमारा? राणा कुंभा। विजय स्तंभ, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपको याद रखना है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 38, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? मोरक्को, तुर्की, फ्रांस, मध्य एशिया। तो इब्न बतूता है वो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासक काल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित रही थी? तो कौन सी भाषा निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित थी? ठीक है, फ्रेंच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली या फिर फारसी या फिर अरबी? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 39 का आंसर रहेगा फारसी। कौन सी भाषा? फारसी थी जो विदेशी भाषा थी, सबसे ज़्यादा मुगल काल में बोली जाने वाली भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो इनमें से कौन है जिसने जो है 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिम तट है, जो पश्चिमी तट है भारत का, उसके व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? पुर्तगाली, डच, द हाउस ऑफ जगत सेठ या फिर गुल्ला अब्दुल गफ्फार? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 40 का हमारा डच थे, जो कि जिन्होंने पश्चिमी तट के व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था 17वीं शताब्दी में, डच ने। ठीक है फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल जागीर तकनीकी
रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? तो मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी? एक, किराया मुक्त भूमि, जमींदारी संपत्ति, किसी अधिकार के लिए भू राजस्व का समनुदेशन, या फिर किसी मनसबदार को समनुदेशित नकद वेतन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जागीर क्या थी इसमें से? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर रहेगा किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन। क्या थी? किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन, यह थी मुगल जागीर तकनीकी के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तो ये रहेगा पलवल और चालुक्य, चोल और कल्याण के परवर्ती चालुक्य, या फिर गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान, या विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो 42 का आंसर क्या रहेगा? गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने जो है तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने नहीं लड़ी। पलवल और चालुक्य ने, चोल और कल्याण के परवर्ती चालुक्य ने, और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ने, इनके बीच में तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई लड़ी गई। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनके बीच में लड़ाई लड़ी गई। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, सही अनुक्रम चुनिए। तो इनमें से सही अनुक्रम चुनना है। यहाँ पहले नंबर पे क्या है? निजामुद्दीन औलिया, फिर कबीर, फिर मीरा, फिर तुलसीदास। अभी फिर बी में मीराबाई का कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास, या फिर कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास और मीराबाई। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 43 का हमारा आंसर क्या रहेगा? इसमें से पहले नंबर पर क्या आएगा? पहले नंबर पर आएगा निजामुद्दीन औलिया, फिर आए थे कबीर, फिर आई थी मीराबाई, फिर आए थे तुलसीदास। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे? कबीर। ये निजामुद्दीन औलिया सबसे पहले नंबर पर, फिर कबीर, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास। ठीक है फ्रेंड्स, 43 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। केवल 70 क्वेश्चन मैंने आज इसमें रखे हैं ताकि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर हो जाए आज। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, पेशेंस बना के रखें, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 44 क्वेश्चन क्या है? तनचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? तो तनचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? वाराणसी, सूरत, ढाका, तंजावुर। तो कहाँ पर हुआ था? 44 का आंसर रहेगा वाराणसी में जो है तनचोई जरी का विकास हुआ था वाराणसी में। 45 क्वेश्चन, रणथंबोर क्या था? रणथंबोर क्या था? एक मुगल महल था, एक राजपूत दुर्ग था, या खिलजियों की राजधानी थी, या बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र था। तो रणथंबोर क्या था? रणथंबोर था हमारा एक राजपूत दुर्ग। रणथंबोर एक राजपूत दुर्ग है। रणथंबोर एक राजपूत दुर्ग है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। रणथंबोर क्या है? एक राजपूत दुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, 45 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? तो पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो किसका अंग है? नाहन। 46 का आंसर रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश। जो नाहन है वो अब हिमाचल प्रदेश का राज्य का अंग है, हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था। तो अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे और सूफी संत थे, फारसी और हिंदी का लेखक और विद्वान थे, या फिर इतिहासकार थे, या उपयुक्त सभी थे। तो जो अमीर खुसरो थे वो संगीतकार भी थे, एक सूफी संत भी थे, एक फारसी और हिंदी के लेखक और विद्वान भी थे, और इतिहासकार भी थे। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। 47 का आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। अमीर खुसरो क्या थे? एक संगीतज्ञ थे, एक सूफी संत थे, फारसी और हिंदी का लेखक और विद्वान भी थे, और इतिहासकार भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, 48 क्वेश्चन, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री थी भारत में कहाँ स्थापित की गई? सूरत, पांडिचेरी, या चंदन नागौर, या फिर मछलीपट्टनम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? हमारा 48 का रहेगा सूरत। जो है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में सबसे पहले स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 49, सुविख्यात कोहिनूर हीरा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस
किस खान से निकाला गया था। तो जो ये हीरा है कोहिनूर हीरा, ये किस खान से निकाला गया था, कहाँ से, उड़ीसा से, छोटा नागपुर से, बीजापुर से, गोलकुंडा से। तो 49 का आंसर रहेगा अपना गोलकुंडा। क्या रहेगा, 49 का आंसर रहेगा गोलकुंडा से जो है कोहिनूर हीरा निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व प्रसिद्ध तख्त हाउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था। तो तख्त हाउस किस मुगल भवन में रखा गया। फतेहपुर सिकरी में, दीवाने खास में, आगरा का नया किला में, या दिल्ली में लाल किले का रंग महल में, या दिल्ली में लाल किले का दीवाना आम में। तो कहाँ पर रखा गया जो है तख्त हाउस मुगल भवन, कहाँ पर रखा गया। 50 का आंसर क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा डी, दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम में रखा गया। दिल्ली में लाल किले के दीवाने आम में यह जो है तख्त हाउस मुगल भवन रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन, केवल 20 क्वेश्चन बाकी है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 50 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन निम्नलिखित मुगल भवनों में से किस में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। तो क्या ऐसी इनमें से क्या है जो जिसकी लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है। आगरा का किला, ताजमहल, लाल किला, बुलंद दरवाजा। तो इसका आंसर हमारा रहेगा 51 का ताजमहल। ताजमहल ऐसी जो है भवन बनाया गया, ऐसा बनाया गया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए, किसके लिए, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था। इनमें से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था। भू राजस्व जिन्स में लिया गया, या फिर किसान अपनी कटी हुई फसल को खेत में बेचे, या व्यापारी सभी अपनी वस्तुएं खुले में बेचे, या खुदों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाएं। तो क्या रहेगा इसमें से, ये रहेगा अपना आंसर डी, यह इसका 52 का आंसर रहेगा डी, खुदों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाएं। यह नहीं था, विशेषाधिकार नहीं दिए जाएं, ये है, ठीक रहेगा। तो इसका आंसर ये है 53। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मैंने मिलान करके ही लिखा हुआ है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो देखते हैं 53 क्वेश्चन क्या है। तुगलकाबाद किला जो है वो गयासुद्दीन तुगलक से संबंध रखता है, और लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। फिर आगे चलते हैं, हौज खास है फिरोज शाह तुगलक। फिर द सिटी ऑफ सीरी है वो अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना है, तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक से संबंध है, और लाल किला है यह है हमारा शाहजहां। हौज खास है फिरोज शाह तुगलक। द सिटी ऑफ सीरी है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है फ्रेंड्स, 53 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। कालानुक्रम से लिखे, यानी पहले कौन सा वंश आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पजल नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले कौन सा आया, फिर दूसरा कौन सा आया, फिर तीसरा कौन सा आया। तो 54 का आंसर हमारा क्या रहेगा, तुगलक लोदी सैयद अलबरी तुर्क या खिलजी। तो क्या रहेगा आंसर, ए बी सी डी। अब इसमें से पहले हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कौन सा वंश आया। तो 54 का आंसर अपना रहेगा डी। क्या क्या रहेगा, 54 का आंसर हमारा रहेगा डी। सबसे पहले जो है इल्बरी तुर्क आए, क्या आए, इल्बरी तुर्क आए। फिर कौन आए, ये ई पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले इल्बरी तुर्क आए, फिर क्या आए, खिलजी आए, फिर जो है तुगलक आए, फिर हमारे लोदी आए, फिर आए सैयद आए, फिर लोदी, सबसे लास्ट में लोदी। ठीक है, याद रखना है क्या है, सबसे पहले है इल्बरी तुर्क, फिर आए खिलजी, इल्बरी तुर्क खिलजी, फिर आए तुगलक, फिर आए क्या, सैयद, फिर आए लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 54 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन देखते हैं, अभी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। तो 55 क्वेश्चन है, दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया। तो दारा
सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया? किस नाम से किया? मायमा उल बहराइन या फिर अल फिहरिस्त और सियरे अकबर या किताबुल बयान। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 55 का आंसर हमारा रहेगा क्या? सियरे अकबर जो है दारा सिकोह में ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से? सियरे अकबर। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुगल जो है मुस्लिम शासक कौन था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 56 का आंसर हमारा रहेगा मोहम्मद बिन बख्तियार। ये थे मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम शासक थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो 1651 में मुगलों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कोलकाता, सिंगूर, कासिम बाजार या फिर बर्दवान। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 57 का आंसर रहेगा कासिम बाजार में। कहाँ पर? कासिम बाजार में। क्वेश्चन नंबर 58। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो क्या रहेगा इसका? ए मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल रहीम या फिर सी मुल्ला वाजी या फिर डी चांद बरदाई। तो क्या रहेगा इसका आंसर? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था मलिक मोहम्मद जायसी। 59 क्वेश्चन। किस युद्ध से भारत ने मुगल राज्य की नींव जो है पड़ी? तो किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? प्लासी के युद्ध से, तालीकोटा का युद्ध से, पानीपत का प्रथम युद्ध से, हल्दी घाटी का युद्ध से। तो 59 का आंसर रहेगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद जो मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। उसके बाद 60 क्वेश्चन। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? आसूचना या फिर विदेशी मामले या फिर सेना संगठन या वित्त। तो क्या रहेगा आंसर? इसका आंसर रहेगा सेना संगठन। जो मुगल सम्राटों का मीर बख्शी था वो है सेना संगठन की अध्यक्षता करता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 60 क्वेश्चन। केवल 10 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किया? तो इन सब चीज़ों का, प्राणी जगत, ऋतु, फलों, इन सब का अपनी डायरी में किसने प्रयोग किया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो 61 का आंसर रहेगा हमारा बाबर ने इन सब चीज़ों का अपनी डायरी में उल्लेख किया था। आगे चलते हैं। 62 क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान सीविर भाषा कहा जाता है? तो सीविर भाषा किसको कहते हैं? संस्कृत, हिंदी, पाली, उर्दू। तो 62 का आंसर रहेगा उर्दू भाषा को सीविर भाषा भी कहते हैं। मध्य युग के दौरान सीविर भाषा किसे कहते हैं? उर्दू को। आगे चलते हैं। 63 क्वेश्चन। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में जो है भक्ति संप्रदाय है वह किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत तुकाराम की, समर्थ गुरु रामदास या फिर संत ज्ञानेश्वर या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो किसकी जो है शिक्षा द्वारा भक्ति संप्रदाय फैला? महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, 63 का क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा समर्थ गुरु रामदास की ही शिक्षाओं के द्वारा जो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फैला था। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं? याद रखना है आपको, नहीं है। पंचमहल या मोती मस्जिद या फिर
सलीम चिश्ती का मकबरा या मरियम पैलेस जो है। तो इसका देखने हैं, पंचमहल है फतेहपुर सिकरी में है, हम कर चुके हैं, पंचमहल फतेहपुर सिकरी में है। और सलीम चिश्ती का मकबरा भी हमारा फतेहपुर सिकरी के अंदर है। और हमारा डी है, डी क्या है हमारा जो है मरियम पैलेस है, ये भी हमारा फतेहपुर सिकरी में है, याद रखना है आपको। लेकिन जो मोती मस्जिद है ये फतेहपुर सिकरी में नहीं है। तो मोती मस्जिद कहाँ पर है? मोती मस्जिद हमारा आगरा में है, ये भी आपको याद रखना है, आगरा में है मोती मस्जिद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 65। और जो मोती मस्जिद है यह शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया, आगरा में स्थित है। 65 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो कौन सा एक मुगल सम्राट है जिसको हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। 65 का आंसर रहेगा शाहजहाँ ऐसे शासक रहे हैं जिनको हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। शाहजहाँ को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। 66 क्वेश्चन, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो फिर गुरु नानक के जो उत्तराधिकार थे, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद। तो उत्तराधिकारी कौन थे गुरु नानक के? तो 66 का आंसर हमारा रहेगा गुरु अंगद। कौन? गुरु अंगद उत्तराधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 67 क्वेश्चन, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यह करवाया गया प्रताप रुद्र या फिर अंतवर्मन या फिर आगे चलते हैं सी नरसिम्हा प्रथम या फिर नरसिम्हा द्वितीय। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 67 का आंसर रहेगा हमारा नरसिम्हा प्रथम जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले कोणार्क में। कहाँ पर? कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाले नरसिम्हा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 68, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? यह थी देवगिरी, वाराणसी, कांचीपुरम, कृष्णागिरी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ये 68 का आंसर क्या रहेगा हमारा? देवगिरी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें से युगम को सही मिलान नहीं है जिनमें से, तो कौन सा सही मिलान नहीं है? ए मार्को पोली इटली, बी अल बेरूनी उज्बेकिस्तान या फिर सी इब्न बतूता मोरक्को या फिर निकेतिन समरकंद। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा जो है पहले वाला, क्या है हमारा? ठीक है, 69 का पहला ठीक है। मोरक्को पोलो जो है इटली, मोरक्को पोलो का संबंध इटली से है। अल बेरूनी का संबंध उज्बेकिस्तान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इब्न बतूता मोरक्को, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन निकेतिन जो है समरकंद नहीं है, निकेतिन का समरकंद नहीं है आंसर। जो है निकेतिन थे ये रूस से संबंध रखते थे, रूस से। कहाँ से? रूस से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सही मिलान कीजिए। ये हमने करके लिखे हैं सही मिलान। राणा सांगा जो है वो बाबर से संबंध है, और जुजार सिंह है शाहजहाँ या और जसवंत सिंह है औरंगजेब। तो ये मिलान सही है, सही करके लिखे हुए हैं। तो याद रखना है, राणा सांगा बाबर, जुजार सिंह शाहजहाँ और जसवंत सिंह औरंगजेब। ये हो गए हमारे 70 क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक के पार्ट चलेंगे अब अपने। तो अगर ऐसे ही जीके क्वेश्चंस आपको करने हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी मेंशन करें, आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी जिस भी सब्जेक्ट का आप चाहते हो। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।